हेलो नमस्कार दोस्तों, मैं एडवोकेट बरखा शर्मा आपका डीलो जंक्शन में स्वागत करती हूं और आज हम बात करेंगे कॉन्स्टिट्यूशन की बात करने से पहले मैं आपको ये वाली बात बता देती हूं कि बेसिकली दो एग्जाम हमारे सामने हैं। सबसे पहले कौन सा एग्जाम है? जेएलओ। जी हाँ, पहले जेएलओ होगा, फिर आएगा एपीओ। तो जिन लोगों ने जेएलओ का फॉर्म फिल कर रखा है उनको जेएलओ का एग्जाम देने भी तो जाना है ना। हमको एपीओ का टारगेट करना है, मान लिया हम कर रहे हैं उसको टारगेट, लेकिन हमको इसको थोड़ी ना छोड़ना है कि भाई क्या हम जेएलओ को छोड़ देंगे, ऐसा नहीं कर सकते हैं। तो जेएलओ से रिलेटेड डीलो जंक्शन की तरफ से क्या क्या है आपके पास वो मैं पहले बता देती हूँ। तो सबसे पहले देख लो, आईपीसी के वीडियोज अवेलेबल है, तो ये कहाँ पे काम आ जाएंगे? एपीओ में काम आ जाएंगे। लेकिन जब हम बात कर रहे हैं जेएलओ की, तो न्यू क्रिमिनल लॉज इनके वीडियोस आपको मिल जाएंगे। कहाँ पे मिलेंगे? यूट्यूब पर मिलेंगे। इसके साथ ही सीपीसी के वीडियो आपको मिल जाएंगे, प्लस लिमिटेशन के वीडियो मिल जाएंगे, प्लस इंटरप्रिटेशन के वीडियो मिल जाएंगे, प्लस कॉन्स्टिट्यूशन के कुछ वीडियो मिल जाएंगे। तो जो मैटर अगर आपके पास अवेलेबल है और आप देख सकते हो तो क्यों नहीं फॉलो कर रहे हो? आज से ही जिन्होंने नहीं पढ़ रखा है, जिनको अपना रिवीजन करना है, जिनको टाइम नहीं मिल पा रहा है, वो ईयरफोन लगा के कम से कम वीडियो तो देख ही सकते हैं, जिससे कि आपका एक रिवीजन हो जाए। और बेसिकली जो आज हमारी क्लास है वो किससे रिलेटेड है? भाई भारत का संविधान है। कहाँ पे आता है? आरजेएस में आता है, यानी कि जुडिशरी में आता है हमारी। एपीओ वगैरह में नहीं आता, लेकिन जेएलओ में जरूर आता है। तो जेएलओ का एग्जाम जब हमको अगले महीने देना ही है तो पढ़ना तो होगा ही। तो जो मैं आज आपके लिए भारत के संविधान का लेक्चर लेकर आई हूँ वो लेके आई हूँ फास्ट रिवीजन करने के लिए। जी हाँ, बिल्कुल, हम जेएलओ की सीरीज में, जैसे कि मैंने आपको टाइम टेबल में बताया था 1 से 50 तक सेक्शन पढ़ लो, तो मैं यहाँ पर आज का जो लेक्चर है उसमें आर्टिकल 1 से लेके 50 तक लेकर आई हूँ, जिससे कि हमारा एक बार क्या हो, रिकॉल हो जावे। यानी कि एग्जाम तक मैं कोशिश करूंगी कुछ कुछ सब्जेक्ट आप लोगों के लिए करवा दूं, जिससे कि हमारा फास्ट रिवीजन हो जाए और हम एग्जाम आसानी से देने चल जाए। मान लीजिए आपको पोस्ट कम लग रही है जेएलओ की, कि भाई 12 ही पोस्ट है, हम तो एपीओ को टारगेट करना चाहते हैं। एपीओ को टारगेट करना चाहते हो, लेकिन आप जेएलओ का एग्जाम जो आपने फिल कर रखा है वो देने तो जाओगे ही। तो क्यों ना आप क्या कर सकते हैं, एक क्विक रिवीजन लेके फिर आप अपना एग्जाम अटेंड कर सकते हैं। अब देखिए, यहाँ पर जो हम कॉन्स्टिट्यूशन की बात कर रहे हैं, तो बेसिकली द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया है हमारे भारत का संविधान। इसी का हम क्या करेंगे? रिवीजन करेंगे। सबसे पहले जैसे कि हमने प्रीएम्बल पर भी क्या कर रखा है, एक लेक्चर बना रखा है। प्रीएम्बल पर जो हमने लेक्चर बना रखा है उसमें आप देख के आए होंगे कि हमने पूरा कंप्लीट प्रीएम्बल देखा था। ठीक है, प्रीएम्बल को हम कंप्लीट देख के आए थे कि उसमें क्या क्या चीजें दे रखी थी। लेकिन जब हम यहाँ पर बात कर रहे हैं तो एक फास्ट रिवीजन ले रहे हैं। आर्टिकल शुरू करने से पहले हम एक बार प्रीएम्बल को देख लेते हैं। तो देखिए, सबसे पहले क्या लिखा होता है, हम भारत के लोग भारत को एक संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न, अंडरलाइन कर लीजिए इस वाली लाइन को, संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न समाजवादी पंथ निरपेक्ष लोकतंत्रात्मक गणराज्य बनाने के लिए। जब आप रिवीजन कर रहे हैं आपके पास अपना एक्ट होना चाहिए। ठीक है, तो जो ये वाली लाइन है वहां आप अंडरलाइन करोगे, क्योंकि ये वाली लाइन कई बार एग्जाम में डायरेक्ट पूछी जाती है। समस्त नागरिकों को, यानी कि किसकी बात की जा रही है? सिटीजन की। नागरिक कौन होते हैं? सिटीजन्स होते हैं, भारत के नागरिकों की बात की जा रही है। कौन कौन से न्याय मिलते हैं? तो सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक न्याय। समता कौन कौन सी होती है? प्रतिष्ठा और अवसर की समता। उससे पहले होती है स्वतंत्रता, विचार, अभिव्यक्ति, विश्वास, धर्म और उपासना की स्वतंत्रता। देखिए, कई बार पूछा जाता है कौन से न्याय दिए गए हैं, कौन सी समानता दी गई है और कौन सी स्वतंत्रता दी गई है। व्यक्ति की गरिमा और राष्ट्र की एकता सुनिश्चित करने के लिए संविधान को अंगीकृत, अधिनियमित और आत्मर्पित करते हैं। ठीक है, कब बना था? देखिए, आप जानते हैं ये वाली चीज 26 नवंबर 1949 को बना था और 26 जनवरी 1950 को पूर्ण तरीके से लागू किया गया था। 26 जनवरी को रिपब्लिक डे भी कहा जाता है, गणतंत्र दिवस भी कहा जाता है। आई बात समझ में? नेक्स्ट पॉइंट की तरफ चलिए। यहाँ पर हमको बेसिकली याद करने वाली चीजें कौन कौन सी है? सोवरिन, यानी कि पूर्ण प्रभुत्व संपन्न।
संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न की बात की जा रही है, सोशलिस्ट यानी कि समाजवादी, सेक्युलर यानी कि पंथनिरपेक्ष, डेमोक्रेटिक यानी कि लोकतंत्र, और रिपब्लिक यानी कि गणराज्य। गणराज्य यहाँ पे क्योंकि जनता क्या करती है, निर्वाचित करती है अपने प्रतिनिधि को। ठीक है, समाजवादी और पंथनिरपेक्ष शब्द जोड़े गए हैं 42वें संविधान संशोधन से, जो कि 1976 का संशोधन है, और इसको ही मिनी कॉन्स्टिट्यूशन कहा जाता है। कई बार पूछ लिया जाता है भारत का ऐसा कौन सा संविधान संशोधन है जिसे मिनी कॉन्स्टिट्यूशन के नाम से जानते हैं, तो वो होता है हमारा 42वां संविधान संशोधन यानी कि 42वां जो अमेंडमेंट होता है वो। ठीक है, और यहाँ पर अब केस देख लेते हैं कौन कौन से इंपॉर्टेंट हैं। केशवानंद भारती वर्सेस स्टेट ऑफ केरला का केस इंपॉर्टेंट है। यहाँ पर बोला गया है कि कौन से केसेस में कहा गया है कि भाई जो उद्देशिका है वो संविधान का भाग है, कौन से केसेस में कहा गया कौन संविधान का भाग नहीं है। तो केशवानंद भारती ने कहा था कि संविधान का भाग है और इसमें संशोधन किया जा सकता है, आवश्यक संशोधन किया जा सकता है। Preamble is a part of Constitution and reflects its basic structure. Socialist and secular added by 42 amendment. यह एक बेसिक स्ट्रक्चर का हिस्सा है। ठीक है, यानी केशवानंद भारती ने कहा था कि संविधान का हिस्सा है और इसमें संशोधन किया जा सकता है, लेकिन इसके विपरीत बेरूबारी के बाद में क्या कहा गया था, Preamble is not part of Constitution, later overruled। यानी कि 1960 का केस था, इसमें कहा गया था कि भाई जो उद्देशिका होती है वो संविधान का भाग नहीं होती। दो लीडिंग केसेस हैं, आपको पता होने चाहिए। नेक्स्ट पॉइंट देखिए, अब सबसे पहला वाला पार्ट आ जाता है। तो सबसे पहले तो देखिए 22 भाग होते हैं इसमें, 395 अनुच्छेद होते हैं, 12 अनुसूचियां होती है। कितने होते हैं देखिए आप, सबसे पहले तो होते हैं 22 भाग, एक मिनट, 22 भाग और 12 अनुसूची बोली मैंने। आर्टिकल कितने बोल दिए, आर्टिकल बोल दिए मैंने 395 यानी कि 395। ये क्या पूछे जाते हैं, बिल्कुल पूछे जाते हैं। कितने भाग, कितना समय लगा था इसको बनने में, 2 वर्ष 11 माह 18 दिन। यानी कि जो हमारा कॉन्स्टिट्यूशन था इसको बनने में 2 वर्ष 11 माह और 18 दिन का समय लगा था, आप लोगों को पता होना चाहिए। ये वाली बात करने के बाद अब क्या करेंगे, हम पार्ट 1 को देखेंगे कि आखिर इनमें क्या क्या चीजें बताई गई है। ठीक है, आई बात समझ में। सबसे पहले पार्ट 1 देखो और कितने आर्टिकल्स कवर कर रहे हैं वो देखो। 1 से लेके कितने तक कर रहे हैं, 5 तक कर रहे हैं, 6 तक कर रहे हैं, कितने कर रहे हैं, 1 से लेके 4 तक कर रहे हैं। सबसे पहले जो पार्ट है उसका नाम क्या है आपको पता होना चाहिए। तो क्या करना चाहिए आपको, इंडेक्स याद करनी शुरू करनी चाहिए। पूरे 22 भागों के नाम आपको पता होने चाहिए। हमारा एक वीडियो अवेलेबल है स्टार्टिंग वाला इंडेक्स डिस्कशन का, कॉन्स्टिट्यूशन का, अवेलेबल है यूट्यूब पर, आप जाकर देख सकते हैं। तो सबसे पहला जो पार्ट है वो बोलता है भारत संघ और उसका राज्य क्षेत्र। सबसे पहला वाला पार्ट है, 4 आर्टिकल है 1 से लेके 4 तक। सबसे पहला वाला क्या बोल रहा है, नाम और राज्य क्षेत्र। इंडिया भारत स्टेट की यूनियन है, इंडिया शैल बी अ यूनियन स्टेट, ये वाली बात इसमें कही गई है। क्या कहा गया है, नाम और राज्य क्षेत्र कौन सा होगा, सबसे पहले में कहा गया है कि इंडिया भारत स्टेट की यूनियन है और इंडिया शैल बी अ यूनियन ऑफ स्टेट्स, भारत राज्यों का संघ होगा, ये वाली बात। ठीक है, आर्टिकल 2 क्या बोल रहा है, नए राज्यों का प्रवेश, नए राज्यों का प्रवेश और स्थापना की बात करता है आर्टिकल नंबर 2। पार्लियामेंट बाय लॉ, मतलब कौन बना सकता है, संसद, पार्लियामेंट यानी कि संसद बना सकती है, विधि बनाकर नए स्टेट को क्या कर सकती है, एडमिट कर सकती है, एस्टेब्लिश कर सकती है। 1975 में सिक्किम को किया गया था आर्टिकल 2 से। ठीक है, आर्टिकल 2 से सिक्किम को एस्टेब्लिश किया गया था, ये बात आपको पता होनी चाहिए। आर्टिकल 3 क्या बोल रहा है, नए राज्यों का गठन। यहाँ पर क्या किया जा रहा था, प्रवेश दिया जा रहा था, यहाँ पे किया जा रहा है गठन। पार्लियामेंट कर सकती है यानी कि संसद ऑल्टर कर सकती है बाउंड्रीज के बारे में, एरियाज के बारे में, नेम ऑफ एग्जिस्टिंग स्टेट्स के बारे में, यानी नए राज्यों का प्रवेश और स्थापना के बारे में क्या बोल रहा है, वो तो हमने देखा था 2 में। गठन के बारे में क्या कह रहा है कि जैसे मान लीजिए किसी स्टेट की सीमा को बढ़ाना है, घटाना है, वो भी काम कौन कर सकता है, संसद कर सकती है आर्टिकल 3 के थ्रू। 4 क्या कहता है, विधियां, अनुच्छेद 2 और 3। आर्टिकल 2 और 3 के जो लॉज हैं 1st एंड 4th शेड्यूल अबेड कर सकती है, आर्टिकल 368 की प्रोसीजर लागू नहीं होगी। यानी कि क्या बोल रहा है, आर्टिकल 2 और जो 3 था ना, नए राज्यों का प्रवेश और गठन, इनके जो लॉज हैं उसको 1st और 4th शेड्यूल के अकॉर्डिंग अमेंड कर सकते हैं, लेकिन इसमें जो अमेंडमेंट किया जाएगा वो आर्टिकल 368 का संशोधन नहीं माना जाएगा। 4 आर्टिकल की बात हो गई। अब देखिए सबसे पहले केसेस कौन कौन से इंपॉर्टेंट है। बेरूबारी वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया, आर्टिकल 3 से टेरिटरी नहीं हो सकती है, आर्टिकल 368 चाहिए। मतलब
प्रदीप जैन वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया, इंडिया इज अ यूनियन नॉट फेडरेशन, नो राइट टू स्टेट ऑफ वेस्ट बंगाल यूनियन ऑफ इंडिया, पार्लियामेंट आर्टिकल 3 से स्टेट की टेरिटरी ले सकती है, स्टेट की कंसेंट मैंडेटरी नहीं है। देखिए ये कुछ इंपॉर्टेंट केसेस हैं, नोट डाउन करना चाहें तो आप नोट डाउन कर सकते हैं, ठीक है। बेसिकली 3 केसेस इंपॉर्टेंट है, बेरूबारी वाला, प्रदीप जैन वाला और स्टेट ऑफ वेस्ट बंगाल वाला, ठीक है। अब देखिए भारत के नाम के बारे में कई बार क्वेश्चन आ जाता है। आर्टिकल 1 के क्लोज 1 से क्या कहा गया है? इंडिया दैट इज भारत शैल बी अ यूनियन ऑफ स्टेट्स, यूनियन ऑफ स्टेट्स यानी कि फेडरल फीचर है। इंडिया भारत वर्सेस डुअल नेम है, इसका ऑफिशियली 2 नाम है, इंडिया और भारत। टेरिटरी स्टेट प्लस यूनाइटेड स्टेट एक्वायर्ड टेरिटरीज, यानी कि राज्य है और जो अर्जित संपत्तियां आती हैं वो भी इसके अंतर्गत आती है और यूनियन टेरिटरी होती है वो भी इसके अंतर्गत आती है, ठीक है। तो क्या क्या बात करी हमने इसमें? आर्टिकल 1 से लेके 4 में हमने पार्ट 1 में देखा, आर्टिकल 1 से लेके 4 लीडिंग केसेस देख लिए, इंपॉर्टेंट चीज देख ली। अब नेक्स्ट पार्ट की तरफ चलते हैं। यहाँ पर देखिए बेसिकली कौन से क्वेश्चन आते हैं। आर्टिकल 3 में स्टेट की कंसर्न कंपलसरी नहीं है, सिर्फ व्यूज मांगे जाते हैं। किसमें कहा गया था? स्टेट ऑफ वेस्ट बंगाल में कहा गया था। आर्टिकल 1 में फेडरेशन शब्द नहीं है, ठीक है। जो इंपॉर्टेंट चीज थी वो लेके आई हूँ आपके लिए। पार्ट 2 देखो, पार्ट 2 इसमें नागरिकता के बारे में है, यानी कि सिटीजनशिप के बारे में कहा गया है। अभी प्रेम्बल वर्ड पढ़ा था जब भी हमने नागरिक शब्द को पढ़ा था। तो क्या बोल रहा है इसके अंतर्गत? देखो बेसिकली 5 से लेके 11 आपको पता होना चाहिए कि नागरिकता के सेक्शन यानी सिटीजनशिप के लेक्चर्स जो हैं, आर्टिकल्स जो हैं वो कहाँ से लेके कहाँ तक है। तो आर्टिकल 5 से लेके 11 तक हमको दे रखे हैं सिटीजनशिप के बारे में। नागरिकता क्या कहती है? कॉन्स्टिट्यूशन कमेंस होने पर 26 जनवरी 1950 से मिलती है किसी भी व्यक्ति को नागरिकता, यानी 26 जनवरी 1950 से नागरिकता मिली थी। अब कह रहा है आर्टिकल 5 क्या कह रहा है? कॉन्स्टिट्यूशन कमेंसमेंट पर नागरिकता, यानी कि जो व्यक्ति 26 जनवरी 1950 को भारत में डोमिसाइल था, सिटीजन होगा, जिसके जन्म से या माता पिता जन्म से या फिर 5 ईयर रेजिडेंस, यानी कि कौन सा व्यक्ति होगा जो कि संविधान लागू होने के समय भारत में रह रहा था, उसका जन्म भारत में हुआ था, उसके माता पिता भारत में थे या फिर वो 5 साल से भारत में रह रहे थे। पाकिस्तान से आए लोग, आर्टिकल 6 क्या बोल रहा है? पाकिस्तान से आए लोग, ठीक है। आपने देखा था कि ऐसी सिचुएशन आई थी कि भारत से लोग पाकिस्तान में गए थे, पाकिस्तान से लोग भारत में आए थे, जब भारत आजाद हुआ था तब ये सिचुएशन थी, ठीक है। शॉर्ट में समझने की कोशिश करेंगे क्योंकि अगर हम कॉन्स्टिट्यूशन को पढ़ने बैठते हैं तो कॉन्स्टिट्यूशन बहुत बड़ा है, लेकिन हम यहाँ पर कर रहे हैं क्विक रिवीजन, तो हम जल्दी जल्दी इसके पॉइंट्स को बेसिकली जो इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं उनको लेकर चलते हैं। तो क्या हुआ था? इंडिया से आए, आफ्टर पार्टीशन सिटीजनशिप में आएंगे, लेकिन शर्त क्या है? 19 जुलाई 1948 से पहले वो आए हों, ठीक है। तो वो क्या माने जाएंगे? इंडियन माने जाएंगे, सिटीजन माने जाएंगे इंडिया के, ठीक है। इसके बाद आर्टिकल 7 क्या कहता है? पाकिस्तान से गए लोग, यानी इंडिया जब हमारा पार्टीशन हुआ तो इंडिया से भी कुछ लोग पाकिस्तान में चले गए थे, तो जो लोग पाकिस्तान में चले गए उनका क्या हुआ? इंडिया छोड़ पाकिस्तान गए तो वो क्या होंगे? नॉन सिटीजन होंगे, क्योंकि वो अब किसके नागरिक हो गए? पाकिस्तान के नागरिक हैं, हमारे नागरिक नहीं है, इंडिया के नागरिक नहीं है, पाकिस्तान के नागरिक हैं। बट रिटर्न विथ परमिट, अगर वो वहां से वापस आना चाहते हैं तो उनको परमिट लेना होता है, कुछ फॉर्मेलिटीज वगैरह होती है जो उनको पूरी करनी होती है, फिर वो बाद में इंडिया की सिटीजनशिप ले सकते हैं। अब देखिए आर्टिकल 8 क्या बोल रहा है? विदेश में भारतीय मूल। आपने देखा है ना कई बार एनआरआई वगैरह होते हैं तो उनका क्या होता है? तो वो बोल रहा है कि आउटसाइड इंडिया रहने वाले पेरेंट्स, गार्जियन, ग्रैंड पेरेंट्स के बच्चे रजिस्टर्ड करके सिटीजन बन सकते हैं। बहुत समय तक अगर मान लीजिए विदेश में रहे, वहाँ पे काम वाम करे, लेकिन उनके जो माता पिता हैं, ग्रैंड पेरेंट्स वगैरह यहाँ पे हैं, तो वो यहाँ पर आकर अपनी सिटीजनशिप को ले सकते हैं। किसने कहा? 8 ने कहा। 9 क्या बोलता है? विदेशी नागरिकता लेने पर वॉलंटरी अगर आप दूसरे देश की सिटीजनशिप ले लेते हो तो इंडिया की सिटीजनशिप अपने आप समाप्त हो जाएगी। मान लीजिए कोई व्यक्ति है इंडिया का, जाके अमेरिका में रह रहा है, स्वीडन में रह रहा है, जर्मनी में रह रहा है, और वो वहाँ जाके बहुत साल हो जाते हैं और वहाँ की उसको नागरिकता मिल जाती है, तो फिर क्या होता है? अगर उसने स्वेच्छा से वहाँ की नागरिकता एक्सेप्ट कर ली है तो फिर उसकी जो इंडिया की सिटीजनशिप होगी वो नष्ट हो जाएगी, समाप्त हो जाएगी। कहाँ पर बोला गया है? 9 में बोला गया है। 10 बोलता है नागरिकता का जारी रहना। तो जो भी नागरिक होगा वो अगर 5 और 8 यानी कि आर्टिकल 5 से 8 के अनुसार है, सिटीजन तब तक रहेगा जब तक पार्लियामेंट ना हटाए, यानी कि उसने कुछ ऐसा काम नहीं किया हो कि भाई संसद को उसको हटाना पड़ रहा है, तो वो व्यक्ति नागरिक ही माना जाएगा। यानी कि नागरिकता बनी रहने का कॉन्सेप्ट कहाँ पर दिया गया है? आर्टिकल 10 में दिया गया है। अब देखिए 11 क्या बोल रहा है? पार्लियामेंट की शक्ति, यानी जो सिटीजन बन रहा है, नागरिक बन रहा है, इसमें पावर किसके पास बन रही है?
पावर बन रही है हमारे संसद के पास में। तो क्या कर सकती है संसद? लॉ बना सकती है, नागरिकता पाने खोने के रूल्स बनाने का अधिकार होता है। और आपने देखा सिटीजनशिप जो एक्ट है 1955 का, वो भी इसी के अकॉर्डिंग है। ठीक है, अब देखिए इसमें कौन कौन से केसेस इंपॉर्टेंट है। इजहार अहमद वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया, इजहार अहमद वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया, इसमें क्या कहा गया था कि आर्टिकल 5 से 11 एग्जीक्यूटिव नहीं है, पार्लियामेंट हैज पावर, आर्टिकल 11, यानी कि जब तक पार्लियामेंट के पास पावर नहीं होगी इनको आगे फॉलो नहीं करवा सकते हैं, संसद ही नियम वगैरह बना के इनको आगे की कार्यवाही कर सकती है। स्टेट ट्रेडिंग कॉर्पोरेशन वर्सेस सीटीओ में कहा गया है कंपनी नॉट सिटीजन फॉर आर्टिकल 19 राइट, 19 के अधिकारों के लिए कंपनी क्या होती है? नागरिक नहीं होती है। प्रदीप जैन के केस में भी क्या गया था? सिंगल नेशनलिटी के बारे में कहा गया था, नो ड्यूअल सिटीजनशिप इन कॉन्स्टिट्यूशन, यानी कि इसने कहा है प्रदीप जैन ने कि भाई एकहरी नागरिकता यानी एक देश की आप एक समय में एक ही देश की नागरिकता रख सकते हो, इस कॉन्सेप्ट पर आधारित है, इस पर आधारित नहीं है कि आप एक साथ 2 देशों की नागरिकता को एक्सेप्ट करो। ठीक है, नेक्स्ट बात देखिए यहाँ पे इंपॉर्टेंट कौन कौन से हैं। आर्टिकल 11 क्या बोल रहा है? पार्लियामेंट को सिटीजनशिप पर फुल अधिकार है, और ओवरसीज सिटीजन यानी कि फुल सिटीजनशिप आर्टिकल 5 से 11 इसमें दी गई है, और कहाँ पर? अंडर सिटीजनशिप एक्ट 1959 के अंतर्गत, 55 के अंतर्गत। तो ये हमारा नागरिकता वाला कॉन्सेप्ट था, एक्ट साथ में रखिए और रिवाइज करते हुए चलिए, इससे आपका जल्दी जल्दी रिवाइज हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट देखिए। अब देखिए पार्ट 3 फंडामेंटल राइट, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है। कहाँ से कहाँ तक कवर कर रहा है? 12 से लेके 35 तक। तो जब बात की जा रही है मौलिक अधिकारों की तो उसको क्या कहा जाता है? फंडामेंटल राइट कहा जाता है। हम इसको एफडी के नाम, एफआर के नाम से भी जानते हैं। ठीक है, तो इसको क्या कहा जाता है? कॉन्स्टिट्यूशन का मैग्ना कार्टा भी कहा जाता है। और किसने कहा है इसको? डॉक्टर भीमराव अंबेडकर साहब ने इसको मैग्ना कार्टा कहा है। ठीक है, कहाँ से ली है हमने मूल अधिकारों की अवधारणा? अमेरिका के संविधान से ली है। और नीति निर्देशक तत्वों की कहाँ से ली है? ये कमेंट बॉक्स में आप बताएंगे। अभी थोड़ी देर में वैसे इसको आंसर मिल जाएगा, लेकिन फिर भी आप बताइए कि भाई आपको कितना आ रहा है, कितना नहीं आ रहा है। ठीक है, 14 से 18 क्या कहता है? समता का अधिकार, राइट टू इक्वलिटी। 12 में कहा गया है राज्य की परिभाषा, और इसके बाद आर्टिकल 13 में कहा गया लॉ इनकंसिस्ट वॉइड, यानी कि जो विधि विरुद्ध जो विधि के विरुद्ध होंगे, कॉन्स्टिट्यूशन के विरुद्ध कानून होंगे, वो खत्म हो जाएंगे, समाप्त हो जाएंगे। 19 से 22 में स्वतंत्रता का अधिकार दे रखा है, राइट टू फ्रीडम। 19 में 6 फ्रीडम्स दे रखे हैं। आर्टिकल 21 लाइफ एंड लिबर्टी के बारे में बात कर रहा है। ठीक है, जो जो इंपॉर्टेंट चीजें हैं वो मैं आपके लिए यहाँ पर लेके आई हूँ। 23 और 24 में कहा गया है शोषण के विरुद्ध अधिकार, यानी राइट अगेंस्ट एक्सप्लॉयटेशन। आर्टिकल 23 कहता है फोर्स लेबर के बारे में, बंद करो। और आर्टिकल 24 कहता है चाइल्ड लेबर के बारे में। ठीक है, कई बार पूछ लिया जाता है चाइल्ड लेबर का कॉन्सेप्ट कहाँ पर दे रखा है, तो आपको पता होना चाहिए, क्लिक होना चाहिए देखने के साथ ही कि आर्टिकल 24 बात करता है चाइल्ड लेबर के बारे में, और 23 बात करता है फोर्स लेबर के बारे में। ठीक है, अब देखिए 25 से 28 क्या कह रहा है? धर्म की स्वतंत्रता, यानी कि राइट टू रिलीजन की बात कर रहा है। 25 से 28 आर्टिकल 25 क्या कह रहा है? प्रैक्टिस एंड प्रोपोगेट रिलीजन। ठीक है, धर्म की स्वतंत्रता के बारे में बात कर रहा है कि क्या कॉन्सेप्ट चलेगा। आपको कई बार ये पूछ लेते हैं वो ब्लॉक बताइए, वो हिस्सा बताइए जो धर्म की स्वतंत्रता के बारे में बात करता है, तो 25 से लेकर 28 में आता है। ठीक है, आर्टिकल 29 से 30 आता है शिक्षा एवं संस्कृति का अधिकार, कल्चर एंड एजुकेशनल राइट। 29 माइनॉरिटीज के बारे में बात करता है, और आर्टिकल 30 बात करता है इंस्टीट्यूशन की। ठीक है, पता होना चाहिए इंस्टीट्यूशन की बात कौन सा आर्टिकल कर रहा है। अब देखिए आगे 32 और 35, यानी कि 32 से 35 क्या बात कर रहा है? संवैधानिक उपचारों का अधिकार, राइट टू कॉन्स्टिट्यूशनल रेमेडीज। आर्टिकल 32 में कहा गया है हर्ट एंड साउंड है, यानी कि संवैधान की जो उपचारों का अधिकार है ये क्या है? हर्ट और आत्मा है। किसने कहा है इसको? अंबेडकर ने कहा है। संवैधानिक आत्मा कहा है संवैधानिक उपचारों के अधिकार को भीमराव अंबेडकर ने। ठीक है, पता होना चाहिए। कई बार पूछा जाता है कि भीमराव अंबेडकर साहब ने संविधान की आत्मा किसको कहा है, तो आपको पता होना चाहिए संवैधानिक उपचारों का अधिकार जो आर्टिकल 32 में है उसको कहा है। ठीक है, नोट देखिए इंपॉर्टेंट चीज यहाँ पे है। आर्टिकल 12 जो है स्टेट की डेफिनेशन देता है। आर्टिकल 13 जो है वॉइड लॉस के बारे में बताता है। 33, 34, 35 बताता है एंसिलरी प्रोविजन। आर्टिकल 13(1) बात करता है प्रॉपर्टी के राइट के बारे में,
जो रिपील हो गया है 44 के संशोधन से। ठीक है, इंपॉर्टेंट चीजें हैं जो मैं आपके लिए यहाँ पर लेके आई हूँ। ठीक है, और जो 12वें राज्य की परिभाषा है वो वही राज्य की परिभाषा है जो 36 में है, यानी कि आपको बाय वन गेट वन ऑफर मिल रहा है। जब आप आर्टिकल 12 को पढ़ लेते हैं तो आपको आर्टिकल 36 को पढ़ने की जरूरत नहीं है, क्योंकि वहां पे भी वही राज्य की परिभाषा है जो कि आर्टिकल 12 में दे रखी है। ठीक है, आगे बढ़िए। अब देखिए 12 में क्या बात कर रखी है, थोड़ा सा हल्का सा डिटेल ले लेते हैं इसको। स्टेट की परिभाषा में किसको शामिल किया गया है, आर्टिकल 12 क्या बोल रहा है। तो सबसे पहले बोल रहा है स्टेट इंक्लूड, यानी कि स्टेट में शामिल है सेंट्रल गवर्नमेंट एंड पार्लियामेंट, स्टेट गवर्नमेंट एंड लेजिस्लेचर, लोकल अथॉरिटीज जिसमें म्यूनसिपैलिटीज पंचायत वगैरह आती है, अदर अथॉरिटीज इसमें एजेंसीज आती है, कॉर्पोरेशंस आते हैं, एनजीओज वगैरह आते हैं, और वो होते हैं जो कि स्टेट से क्या पढ़ते हैं, फंड पाते हैं, जिनको कि क्या होता है, राज्य पोषित संस्थाएं कहा जाता है। यानी कि जो स्टेट से पोषित होती हैं संस्थाएं वो इसमें इंक्लूड होती है। तो ये वही परिभाषा है जो आपको 36 में साथ में पढ़नी है। 12 की बात हो गई। 13 बात करता है वॉइड लॉ की। तो क्या कहता है, पार्ट 3 से इनकंसिस्टेंट क्लॉज जो होते हैं वो वॉइड हो जाएंगे, यानी कि जो मूल अधिकारों से असंगत विधियां होंगी जो कि पार्ट 3 में दे रखा है वो क्या हो जाएंगी, वॉइड हो जाएंगी। ठीक है, प्री कॉन्स्टिट्यूशनल लॉज आर्टिकल 13 क्लॉज 1 में कहा गया है। पोस्ट कॉन्स्टिट्यूशनल लॉज के बारे में आर्टिकल 13 क्लॉज 2 में दे रखा है। डॉक्ट्रिन ऑफ इक्लम्पिस कहता है पुराने लॉ जो होंगे वो समाप्त हो जाते हैं। जुडिशियल रिव्यू का आधार भी यहाँ पर दिया गया है। देखिए बेसिकली जो आर्टिकल 13 का कॉन्सेप्ट है वो यहाँ पर 4-5 पॉइंट्स में लेके आई हूँ आपके लिए, कि जिससे आप इसको पढ़ेंगे तो आपको आसानी हो जाएगी। यानी कि जो मूल अधिकारों से असंगत विधियां होती है वो शून्य हो जाती हैं। प्री कॉन्स्टिट्यूशनल लॉज जो है वो 13 के क्लॉज 1 में है। पोस्ट कॉन्स्टिट्यूशनल लॉ जो है वो 13 क्लॉज 2 में है। और डॉक्ट्रिन ऑन इक्लम्पिस जो है वो कहता है इसमें पुरानी जो लॉज होते हैं वो इक्लम्पिस हो जाते हैं, खत्म हो जाते हैं। और फिर जुडिशियल रिव्यू किस तरीके से कर सकते हैं वो भी हमको 13 के अंतर्गत बताया गया है। अब आ जाइए 14 क्या बोलता है, विधि के समक्ष समता, यानी कि इक्वल बिफोर लॉ प्लस इक्वल प्रोटेक्शन ऑफ लॉ। ठीक है, कहाँ से लिया गया है, कमेंट बॉक्स में आंसर करेंगे। हम कई बार पढ़ चुके हैं इस चीज को, हमने क्लास लगा रखी है जिसमें हमने बता रखा है आपको कि कॉन्स्टिट्यूशनल में कब और कहाँ से क्या लिया। अगर आपने अभी तक ये क्लास नहीं देखी है तो आपको जरूर जाकर देखनी चाहिए। उसमें मैंने बता रखा है कि हमने, क्योंकि भारत का संविधान एक ऐसा संविधान है जो लिखित संविधान है, और क्या कहते हैं, हमने इसको बनाने में कहीं ना कहीं से कुछ चीजें लेकर हमारे कॉन्स्टिट्यूशन का निर्माण किया था। तो क्या होगा, आपको क्या करना है, वो क्लास देखनी है कि हमने कब कहाँ से क्या लिया। ठीक है, यूट्यूब पर है, आप ले सकते हैं। तो विधि के समक्ष समता की बात करता है, इक्वल बिफोर लॉ प्लस इक्वल प्रोटेक्शन ऑफ लॉ, रीजनेबल होना चाहिए, क्लासिफिकेशन अलाउड है, इंटेलिजिबल डिफरेंशिएट होना चाहिए, रेशनल नेक्सस होना चाहिए। ये वाली चीजें इसके अंतर्गत आती है। बेसिकली अगर आपको 14 पूछा जाए तो आपको पता चलना चाहिए विधि के समक्ष समता, विधियों के समान संरक्षण की बात इसमें कही गई है। 15 कहता है भेदभाव का निषेध, यानी किसी भी तरीके का भेदभाव नहीं किया जाएगा। किसके आधार पर, रिलीजन, धर्म, जाति, लिंग, जन्म स्थान आदि के आधार पर किसी भी तरीके का भेदभाव नहीं किया जाएगा, यानी रिलीजन, रेस, कास्ट, सेक्स, प्लेस ऑफ बर्थ। लेकिन क्या कहा गया है 15(3) में, वुमेन, चाइल्ड और चिल्ड्रन के लिए आप लॉ बना सकते हो। 15(4) में कहा गया है बैकवर्ड क्लासेस के लिए बना सकते हो। जो लास्ट वाला अमेंडमेंट हुआ है उसमें EWS के बारे में बता रखा है और पदोन्नति के बारे में बता रखा है। यहाँ पर कंप्लीट नहीं है ये, लेकिन वहाँ पर हमको पॉइंट्स मिलेंगे तो आपको एक बार उसको क्या करना है, गो थ्रू करना है। बेसिकली आर्टिकल जो 15 है वो भेदभाव का प्रतिषेध करता है। आर्टिकल 16 बोलता है अवसर की समानता, इक्वल अपॉर्चुनिटी इन पब्लिक एम्प्लॉयमेंट। ठीक है, आर्टिकल 16(4) में कहा गया रिजर्वेशन फॉर बैकवर्ड क्लासेस। आर्टिकल 16(4)(a) में कहा गया SC/ST प्रमोशन रिजर्वेशन 17(7) अमेंडमेंट में। और यहाँ पर भी EWS के कॉन्सेप्ट को जोड़ा गया है जो लास्ट में जो अमेंडमेंट हुआ था उसमें जोड़ा था। ठीक है, अब आर्टिकल 17 बोलता है अस्पृश्यता का उन्मूलन, अनटचेबिलिटी एबॉलिश्ड, प्रैक्टिस ऑफेंस, PCR एक्ट 1959, यानी कि अस्पृश्यता का उन्मूलन किया गया। किसी भी तरीके की छुआछूत की जाती है तो उसे अपराध माना जाएगा और व्यक्ति उसके लिए कोर्ट में जा सकता है कि भाई इन्होंने इस तरीके का हमारे साथ भेदभाव किया है। आर्टिकल 18 कहता है उपाधियों का अनुमूलन, यानी कि किसी भी तरीके से किसी भी दूसरे देश से उपाधि ग्रहण नहीं की जाएगी। ओनली मिलिट्री एकेडमिक टाइटल्स अलाउड हैं। सिविलियन टाइटल्स लाइक भारत रत्न, कंट्रोवर्सी, तो किसने कहा था, बालाजी राघवन का केस था, भारत रत्न नॉट वॉयलेट। ठीक है, ये वाली बात की थी। बेसिकली आपको यहाँ पर ये पता होना चाहिए कि आर्टिकल जो 17 है वो अस्पृश्यता का उन्मूलन करता है, छुआछूत का विरोध करता है, और 18 ने उपाधियों का अंत कहा है। जिन आर्टिकल्स को छोटे छोटे को हम रीड आउट करके चल सकते हैं, वहां पर हमको ज्यादा डिटेल में घुसने की जरूरत नहीं है।
अब देखिए केसेस कौन सा है, ईपी रोयप्पा वर्सेस टीएन। आर्टिकल 14 ने कहा है कि आर्बिट्रेटर्स का दुश्मन। मेनका गांधी ने क्या कहा है 1978 में, आर्टिकल 14, 19 और 21 क्या है, गोल्डन तिरंगा है। पता होना चाहिए गोल्डन तिरंगा कौन से आर्टिकल्स को कहा गया है। तो 14, 19 और 21 जो है वो गोल्डन तिरंगा के नाम से जाने जाते हैं। इंदिरा साहनी वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया के बाद में 50% रिजर्वेशन की बात की गई थी। स्टेट ऑफ मद्रास वर्सेस चंपाकम में कहा था ओनली कर आर्टिकल 15 नॉट 16 फॉर एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन। ठीक है, ये वाली चीज आपको पता होनी चाहिए। हम यहाँ पर एक क्विक रिवीजन कर रहे हैं, तो ज़्यादा डिटेल में हम नहीं जा पाएंगे। जितना हम आपके लिए कोशिश कर रहे हैं कि आपको सब पॉइंट्स यहाँ पर कवर कर पाए, क्योंकि समय कम है और हमें बहुत सारी चीज़ों को देखते हुए चलना है। अब देखिए 19 से लेकर 22 तक पढ़ेंगे। इसमें सबसे पहले स्वतंत्रता का अधिकार बात करता है, राइट टू फ्रीडम। तो 19 में 6 प्रकार की स्वतंत्रताएं दी गई हैं। सबसे पहले तो कहा गया है कि ये ओनली फॉर सिटीजन यानी नागरिकों के लिए है। तो आपको सबसे पहले ये वाली बात पता होनी चाहिए कि कौन से अधिकार हैं जो नागरिकों को और कौन से ऐसे अधिकार है जो अनागरिक को यानी कि जो व्यक्ति नागरिक नहीं है उनको भी प्राप्त है। अब आप बोलेंगे मैम कैसे पता चलेगा कि ये नागरिक को प्राप्त है और ये अनागरिक को प्राप्त है। तो जहाँ पर सिटीजन लिखा होगा, नागरिक लिखा होगा, वो सभी नागरिकों को प्राप्त है, और जो व्यक्ति लिखा होगा वहाँ पर सभी व्यक्तियों को मिलेंगे। तो व्यक्ति के अंदर नागरिक और अनागरिक दोनों शामिल होते हैं, और नागरिक में केवल भारत का नागरिक शामिल है। तो मैम कौन से ऐसे आर्टिकल्स हो गए हैं, तो 15, 16, 19, 29 ये जो आर्टिकल हैं ये नागरिकों से रिलेटेड हैं। 15, 16, 19, 29। ठीक है, 15, 16, 19, 29 यानी 19 और 29 की बात की जा रही है, 19 और 29 की बात की जा रही है। तो देखिए 19 में तो साफ लिख भी रहा है। 19(1)(a) में कहा गया है वाक और अभिव्यक्ति, स्पीच और एक्सप्रेशन की बात की जा रही है। 19(1)(b) में कहा गया है शांतिपूर्ण सम्मेलन यानी पीसफुल असेंबली की बात कर रहा है। इसके बाद संगम संघ बनाना फ्रॉम एसोसिएशंस की बात कर रहा है। 19(1)(d) में आने जाने की स्वतंत्रता यानी फ्री मूवमेंट की बात की गई है। निवास की स्वतंत्रता यानी रेजिडेंस एनीवेयर 19(1)(e) में कहा गया है, और जी में कहा गया है व्यापार व्यवसाय की बात कर रहा है। ठीक है, तो 6 प्रकार की स्वतंत्रता दी गई है, वाक अभिव्यक्ति की, सेकंड नंबर पर शांतिपूर्ण सम्मेलन की, थर्ड नंबर पर संघ बनाओ, 4 में आने जाने की स्वतंत्रता, 5 में रहने की, और 6 में व्यापार और व्यवसाय करने की स्वतंत्रता दी गई है। आर्टिकल 20 जो बात कर रहा है बेसिकली वो क्या बात कर रहा है, आर्टिकल 20 बात कर रहा है 3 प्रोटेक्शंस की, एक्स पोस्ट फैक्टो लॉ बैन, डबल जीओपार्टी बैन, सेल्फ इंक्रिमिनेशन बैन। ठीक है, ये वाली चीजें हो रही है, ओनली ड्यूरिंग इमरजेंसी नहीं हटाया जा सकता। तो आर्टिकल 20 की बात की गई है कि अगर इमरजेंसी भी लगी है तो इसको हटाया नहीं जा सकता। ठीक है, कई बार पूछ जाता है कौन कौन से आर्टिकल्स को नहीं हटाया जा सकता, तो उसमें आर्टिकल 20 भी आपका आता है। आर्टिकल 21 कहता है प्राण और दैहिक स्वतंत्रता, बहुत इंपॉर्टेंट आर्टिकल है हमारे लिए। नो पर्सन डिप्राइव्ड ऑफ लाइफ लिबर्टी एक्सेप्ट ऑफ प्रोसीजर एस्टैब्लिश्ड बाय लॉ, यानी कि विधि की अनुज्ञा के बिना किसी को भी उसके प्राण और दैहिक स्वतंत्रता से वंचित नहीं किया जा सकता है। इसमें बेसिकली केस कौन सा इंपॉर्टेंट है, मेनका गांधी केस का है, जस्ट फेयर एंड रीजनेबल प्रोसीजर। एक्सपेंडेड है राइट टू प्राइवेसी, इसमें जीने का अधिकार, डिग्निटी, एनवायरमेंट का अधिकार, हेल्थ, लीगल एड और ऐसे बहुत सारे अधिकार है जो प्राण और दैहिक स्वतंत्रता के अंतर्गत हम लोगों को प्राप्त हुए हैं। अब देखिए शिक्षा का अधिकार 21A, शिक्षा के अधिकार की बात की गई है, फ्री एंड कंपलसरी एजुकेशन फॉर 6 से लेकर 14 ईयर्स तक के बच्चों के लिए, एडेड बाय 86th अमेंडमेंट 2002, RTI एक्ट 2009 इनकम्प्लीटेशन, यानी कि 86वें संविधान संशोधन के द्वारा इस अधिनियम को जोड़ा गया था, और इसमें 2002 का संशोधन था और 2009 में इसका एक्ट आया था, और 6 से 14 वर्ष तक के बच्चों को फ्री एजुकेशन की बात कही गई है 21A के अंतर्गत। 22 कहता है गिरफ्तारी के विरुद्ध संरक्षण, राइट ऑन अरेस्ट, कैसे किया जा सकता है, ग्राउंड ऑफ अरेस्ट इन्फॉर्म करना कि आपको किस आधार पर गिरफ्तार कर रहे हैं, लॉयर वगैरह को मिलने का अधिकार हो गया, 24 आवर्स में उसको मजिस्ट्रेट के सामने पेश करना होगा, प्रिवेंशन डिटेंशन होगा यहाँ पर आर्टिकल में 22 से लेके 4 में, इसमें 7 में बताया गया, सब क्लोजेस वगैरह दे रखे, एक बार रीड आउट कर लेना। ठीक है, बेसिकली यहाँ पे जो इंपॉर्टेंट बात थी वो थी आर्टिकल 22 कहता है गिरफ्तारी से संरक्षण, लेकिन किसी भी व्यक्ति को गिरफ्तार करेंगे तो उसको गिरफ्तारी के कारण बताएंगे, वकील से मिलने का अधिकार होगा, और 24 घंटे के अंदर उसको कहाँ पर मजिस्ट्रेट के सामने पेश करना होगा। नेक्स्ट पॉइंट देखिए 23 से 28 क्या बात कर रहा है, शोषण के विरुद्ध अधिकार, और 25 से 28 में हमको धर्म की स्वतंत्रता दे रखी है, तो इस वाले पेज में हम वही देखेंगे। सबसे पहले देखिए 23 और 24 क्या बोल रहा है, राइट अगेन एक्सप्लॉयटेशन, यानी कि 23 कहता है बलात् श्रम का निषेध, यानी कि फोर्स की बात कर रहा है। अभी हम देख के आए थे ना, तो ट्रैफिक इन ह्यूमन बींग्स प्लस फोर्स लेबर प्रोहिबिटेड,
यानी कि जो मानव दुर्व्यापार वगैरह किया जाता है उसका, और जो बलात् श्रम यानी कि जबरदस्ती किसी से, जो आपने बंधुआ मजदूर का कॉन्सेप्ट सुना होगा, तो आप इस तरीके का काम नहीं करवा सकते, इसमें आर्टिकल 23 में बैन है। बॉन्डेड लेबर सिस्टम अबॉलिशन एक्ट 1976 बना था इसके फलस्वरूप, और धीरेन्द्र नाथ वर्सेस सुप्रिंटेंडेंट 1955 का केस था सिमिलर लेबर यानी बंधुआ मजदूरी के बारे में, अभी भी मैंने आपको बताया। इसके बाद बोला स्टेट कैन कंपेल सिटीजन फॉर कम्युनिटी सर्विस एक्सेप्शंस, सिटीजन नॉन सिटीजन दोनों को प्रोटेक्शन मिलता है इसमें, ठीक है। सिटीजन और नॉन सिटीजन यानी कि जो नागरिक और नागरिक दोनों के बारे में बात की गई है, ठीक है। तो अभी हमने देखा था 15, 16, 19, 23, ऐसे 29 भी आएगा शायद इसके अंतर्गत, ठीक है ना, 19 ऐसे आएगा, 19 और 29, तो ये नागरिक और अनागरिक दोनों को प्राप्त होता है। 24 कह रहा है बाल श्रम का प्रतिषेध, यानी कि 14 वर्ष तक के बच्चों को फैक्ट्री, माइन, हैजर्ड वर्क में नहीं रखा जाएगा। कौन से होते हैं, बम बनाने की फैक्ट्री हो गई, माचिस बनाने की हो गई, इनमें आप नहीं रख सकते हैं, बीड़ी बनाने के कारखाने वगैरह ये सब है ना, इनमें आप नहीं रखेंगे 14 वर्ष तक के कम के बच्चों को। इसके फलस्वरूप चाइल्ड लेबर एक्ट आया था 1986 का, और MC मेहता वर्सेस स्टेट ऑफ TN, इसमें कहा गया था हैजर्ड एम्प्लॉयमेंट एब्सोल्यूट, यानी कि जो ये बम बनाने की फैक्ट्री वगैरह होती है इनमें अगर किसी भी तरीके के बच्चों को आप काम में लेते हो तो उसको बैन कर दिया जाएगा, ठीक है। फिर 25 कहता है अंतःकरण धर्म की स्वतंत्रता, फ्रीडम टू प्रोफेस प्रैक्टिस प्रोपोगेट रिलीजन सब्जेक्ट टू पब्लिक ऑर्डर मॉरलिटी हेल्थ, और इसमें केसेस भी दे रखे हैं शिरूर मेहता वर्सेस एसेंशियल रिलीजन प्रैक्टिसर। आपको बेसिकली पता होना चाहिए 25 में कहा गया है अंतःकरण और धर्म की स्वतंत्रता के बारे में। 26 कहता है धार्मिक कार्यों का प्रबंध, यानी कि मैनेजमेंट की बात की जा रही है। कीवर्ड याद होनी चाहिए आपको, किस तरीके से याद करना है, अंतःकरण और धर्म की स्वतंत्रता, यानी कि रिलीजियन फ्रीडम की बात हो गई, ठीक है, यहाँ पर मैनेजमेंट की बात हो गई। 27 कहता है धार्मिक उद्देश्यों के लिए कर, यानी कि टैक्स की बात हो गई। नो वन कंप्लाइंट टू पे टैक्स फॉर दिस, यानी कि धार्मिक उद्देश्यों के लिए कर अधिरोपित करने के लिए मना कर रखा है। आर्टिकल 28 कहता है धार्मिक शिक्षा, यानी कि एजुकेशन की बात हो गई, ठीक है। FMTE ऐसे याद कर सकते हो आप। इसमें कहा गया स्टेट फंडेड स्कूल नो रिलीजियस रिस्ट्रिक्शन, यानी कि किसी भी जो स्कूल वगैरह होते हैं आप किसी एक विशेष धर्म के लिए आप उसमें कॉन्सेप्ट नहीं चला सकते हो, जब तक कि जैसे कि अब ये अलग से बने हुए रहते हैं तो उनकी बात अलग होती है कि भाई वहाँ पे केवल उसी धर्म की पढ़ाई होती है, तो उसकी बात अलग चलती है। लेकिन क्या कहा गया है, जैसे जो जनरल स्कूल वगैरह है उसमें आप किसी एक विशेष धर्म को लेकर पढ़ाई वढ़ाई नहीं करवा सकते हो, ठीक है। की केसेस कौन से, इसमें एम्स स्टूडेंट यूनियन वर्सेस एम्स के बाद में कहा गया है कि आर्टिकल 23 रैगिंग एक्सप्लॉयटेशन फ्रॉम, यानी कि रैगिंग का विरोध किया गया है एम्स वाले केस में, 2001 का केस था, आर्टिकल 23 से रिलेटेड था। शिरूर मत का केस था स्टेट कैन नॉट इंटरफेस इन एसेंशियल रिलीजियस, यानी कि धर्म किसी भी जो राज्य होगा वो किसी भी एक धर्म विशेष में क्या नहीं हो सकता, अपने इंटरफेरेंस नहीं दिखा सकता, ठीक है। अब यहाँ पर कौन कौन से याद करने के टिप क्या हो सकते हैं कि जो आर्टिकल 23 और 24 हैं बोथ सिटीजन और नॉन सिटीजन को मिलते हैं, पढ़ के आए थे अभी हम। 25 इंडिविजुअल राइट है, आर्टिकल 26 डेमोनिएशन राइट है, असेंशियल रिलीजियस प्रैक्टिस टेस्ट करता है, ठीक है। केवल एक लाइन है आप लोगों की याद रखने के हिसाब से। अब देखो आप 29 से 35 सांस्कृतिक शैक्षणिक अधिकार संवैधानिक उपचार, ठीक है। यहाँ पर हमारे इस वाले कॉन्सेप्ट में मूल अधिकार खत्म होने के चांसेस हैं। तो देखिए क्या कह रहा है, आर्टिकल 29-30 कह रहा है कल्चरल एंड एजुकेशनल राइट्स के बारे में। आर्टिकल 29 कह रहा है अल्पसंख्यकों के हितों का संरक्षण, माइनॉरिटीज के बारे में बात कर रहा है कि भाई एनी सेक्शन नॉट जस्ट माइनॉरिटीज अपनी भाषा लिपि संस्कृति रख सकते हैं, यानी जिसकी राजस्थानी भाषा है, गुजराती भाषा है, मलयालम भाषा है, वो अपनी भाषा लिपि वगैरह को रख सकता है, कोई किसी तरीके का विरोध नहीं किया गया है। स्टेट मेंशन एडेड इंस्टीट्यूशन में एडमिशन ले सकते हैं। रीजन, रेस, कास्ट, मैरिज और लैंग्वेज के आधार पर डिनाइलर या प्रोहिबिटेड किया गया है, मतलब किसी भी तरीके का विभेद नहीं किया जाएगा। बोथ मेजोरिटी एंड माइनॉरिटी सेक्शन को प्रोटेक्शन मिलता है। यहाँ पर जो माइनॉरिटीज वाले होते हैं उनको, यानी अल्पसंख्यकों को, और जो अल्पसंख्यक नहीं होते मेजोरिटी वाले होते हैं उनको भी क्या मिलता है, प्रोटेक्शन मिलता है। 30 कहता है अल्पसंख्यकों की शिक्षा संस्थान चलाने का अधिकार, ठीक है। उसमें तो क्या बोल रहा था, हितों का संरक्षण दे रहा था, और यहाँ पर शिक्षा संस्थान चलाने के लिए बोल रहा है कि माइनॉरिटी रिलीजियस लिंग्विस्टिक एजुकेशन इंस्टीट्यूशन एस्टैब्लिश प्लस एडमिनिस्ट्रेशन का राइट, यानी कि क्या होगा, माइनॉरिटीज के लिए एजुकेशन सिस्टम चलाने का राइट वगैरह यहाँ पर दे रखा है। 30 का क्लॉज 2 स्टेट एड डिनाई नहीं कर सकता माइनॉरिटीज इंस्टीट्यूशन को, ठीक है। और TMA पे फाउंडेशन वर्सेस कर्नाटका 11 जज बेंच थी,
माइनॉरिटी इंस्टीट्यूशन का राइट था। ठीक है, बहुत फेमस केस था ये, टीएमए बाई फाउंडेशन, आपको पता होना चाहिए, अल्पसंख्यकों के हितों से संबंधित इंपॉर्टेंट केस है और 11 जज की पीठ बनी थी, उसने इसको क्या कहा था, निर्णय दिया था। ठीक है, 31A में कहा गया है, 31A, B और C तीन साथ पढ़ते हैं, सेविंग क्लोजेस के बारे में कहा गया है। 31A में कहा गया है स्टेट एक्विजिशन लॉज बना था 14 और 19 को लेकर। 31B में कहा गया है लॉज इन 19 शेड्यूल प्रोटेक्टेड वुमेन रॉ केस पोस्ट 1973 नॉट एब्सोल्यूट प्रोटेक्शन। ठीक है, 31C, यहाँ पर वही पॉइंट लाए गए हैं जो कि आपके लिए इंपॉर्टेंट है। 31C कहता है लॉज फॉर डीपीएसए आर्टिकल 39BC, डायरेक्टिव प्रिंसिपल है ये डीपीएसपी। ठीक है ना, प्रोटेक्टेड फ्रॉम आर्टिकल 14 और 19। ठीक है, केशवानंद का वाद का संबंधित है ये। ठीक है, अब आर्टिकल 32 कहता है संवैधानिक उपचारों का अधिकार, इसको क्या कहा गया है, संविधान की आत्मा का है बी आर अम्बेडकर साहब ने। 5 रिट बनती है इससे संबंधित, मतलब आपके मूल अधिकारों का उल्लंघन होता है तो आप सीधे कोर्ट में जा सकते हो और वो कोर्ट में जाने के लिए आपको रिटों का सहारा लेना पड़ता है, याचिकाएं लगानी पड़ती है। तो कौन कौन सी याचिका होती है, हेबियस कॉर्पस यानी कि बंदी प्रत्यक्षीकरण होती है, मैंडेमस होती है, प्रोहिबिशन होती है, सर्सरी होती है, क्यू वारंटो होती है। साथ में सुप्रीम कोर्ट को डायरेक्टली अप्रोच कर सकते हैं आप, और आर्टिकल 226 में हाई कोर्ट को बॉर्डर पावर, रिट पावर है, यानी नॉन सिटीजन को भी इसके संबंध में उपलब्ध है। यानी कि आपके मूल अधिकारों का उल्लंघन होता है तो आप सीधे क्या कर सकते हैं, कोर्ट में जा सकते हैं, ना केवल सुप्रीम कोर्ट में बल्कि हाई कोर्ट में भी आप जा सकते हैं। ये इसका मूल अधिकारों में बताया गया है। तो 32 है वो सुप्रीम कोर्ट से रिलेटेड है और 226 है वो हाई कोर्ट से रिलेटेड। सबसे पहले हैबिस कॉर्पोरेट का है, शरीर बंदी प्रत्यक्षीकरण की बात करिए, शरीर लाओ, लीगल डिटेंशन चैलेंज। मैंडेमस में क्या है, वीक कमांड, यानी कि हम ड्यूटी देते हैं आपको, पब्लिक ड्यूटी परफॉर्म करो। इसमें क्या कहा गया है, इंफीरियर कोर्ट को रिकॉर्ड मांगना, मतलब कोर्ट से जवाब मांगने की बात कर रहा है। प्रोहिबिशन में इंफीरियर कोर्ट को अधिकार से बाहर रोकना कि भाई आप इस क्षेत्र से बाहर जाकर काम नहीं कर सकते। बेसिकली कीवर्ड्स हैं, आप एक बार देख लीजिए। अब देखिए आते हैं हम नीति निर्देशक तत्वों पर। ठीक है, इंपॉर्टेंट है नीति निर्देशक तत्व, मूल अधिकारों के जितने नहीं होते हैं लेकिन इनका भी अपना एक रोल है कॉन्स्टिट्यूशन के अंतर्गत। ठीक है, कहाँ से लिए गए हैं नीति निर्देशक तत्व, कहाँ से लिए गए हैं, हमने जैसे ही वीडियो स्टार्ट किया था तो हमने आपको बताया था कि जो मूल अधिकार है वो अमेरिका से लिए गए हैं। तो जो हमारे नीति निर्देशक है वो कहाँ से, नीति निर्देशक तत्वों को आयरलैंड के संविधान से लिया। सबसे पहले देखिए, ये 3 कॉन्सेप्ट लेकर आई हूँ मैं। लोग डायरेक्टली नीति निर्देशक तत्व पढ़ाने लग जाते हैं, पर ये जो नीति निर्देशक तत्व है 3 कॉन्सेप्ट पर चलते हैं, समाजवादी कॉन्सेप्ट पर, गांधीवादी कॉन्सेप्ट पर और उदारवादी कॉन्स्टिट्यूशन। क्या होता है, सबसे पहले सोशल ऑर्डर, यानी 38 में सामाजिक व्यवस्था बनाने की बात की गई है। 39 कहता है इक्वल पे, चाइल्ड प्रोटेक्शन और हेल्थ की बात करता है। 39A में फ्री लीगल एड की बात की गई है, यानी कि समान जो है निःशुल्क विधिक सहायता वाली जो बात होती है। 42वें संविधान संशोधन 1976 से जोड़ा गया था। 41 में कहा गया है राइट टू वर्क एंड एजुकेशन। ठीक है, 42 में मैटरनिटी रिलीफ, जस्ट एंड ह्यूमनेट कंडीशन। ठीक है, प्रसूति सहायता के नाम से आप इसको याद कर सकते हैं। 43 में क्या रखा है, लिविंग वेजेस फॉर वर्कर्स। ठीक है, मजदूरी, निर्वाह मजदूरी वगैरह होती है ना, वो इसके अंतर्गत। 43A में कहा गया है वर्कर पार्टिसिपेशन, 44 अमेंडमेंट से जोड़ा था। 47 में कहा गया न्यूट्रिशन स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग प्रोहिबिटेड के बारे में कहा गया था। देखिए समाजवादी में ये कॉन्सेप्ट चल रहा था, तो फिर बीच में 40 आ गया। 40 ने कहा कि ग्राम पंचायत, मैं इसको ऐसे याद करती हूँ, 40 ग्राम पंचायत है हमारे पास में, तो 40 विलेज पंचायत ग्राम स्वराज। 43 कहता है निर्वाह मजदूरी के बारे में, कॉटेज इंडस्ट्री प्रमोट करना। 46 कहता है SC/ST बैकवर्ड क्लासेस के बारे में। 47 में कहा गया है पोषाहार जीवन स्तर को ऊंचा करना। 48 कहता है कृषि, पशुपालन और संगठन। 48A में एनवायरनमेंट यानी कि पर्यावरण की बात की गई है, और 44 में यूनिफॉर्म सिविल कोड की बात की गई है। 45 कहता है अर्ली चाइल्डहुड केयर की बात की गई है, जो आर्टिकल 21A आफ्टर 86 अमेंडमेंट, यानी कि 86 अमेंडमेंट से ये आर्टिकल 21 में अभी अब हम पढ़ के आए थे 6 से 14 वर्ष तक के बच्चों को निःशुल्क विधिक सहायता, लेकिन वो कॉन्सेप्ट यहीं से उठाया गया था। ठीक है, अब कह रहा है 49 में नेशनल मॉन्यूमेंट प्रोटेक्शन, यानी कि जो आपके चिन्ह वगैरह होते हैं ना उनके बारे में कह रहा है, राष्ट्रीय चिन्ह वगैरह के बारे में। आर्टिकल 50 कह रहा है सेपरेशन ऑफ जुडिशरी एंड एग्जीक्यूटिव, यानी कि कार्यपालिका और न्यायपालिका के पृथक्करण की। कई बार पूछा जाता है कार्यपालिका से न्यायपालिका के पृथक्करण का कौन सा आर्टिकल है, तो आपको 50 का पता होना चाहिए। 51 कहता है अंतर्राष्ट्रीय शांति और सुरक्षा की बात, यानी कि इंटरनेशनल पीस एंड सिक्योरिटी, तो ये आर्टिकल 51 बात कर रहा है। तो ये हमारे नीति निर्देशक तत्वों का चार्ट है।
ठीक है, अंदर इसमें इतनी ज़्यादा जानने की बात नहीं होती, लेकिन आपको इसके जो की पॉइंट्स होते हैं ये हमको पता होने बहुत ज़रूरी होते हैं। ठीक है, तो क्या बताया गया है कि नॉन जस्टिसेबल, कोर्ट में इनको एनफोर्स नहीं करा सकते, लेकिन क्या होते हैं, राज्य इनको फॉलो करता है। ठीक है, ये बात है कि राज्यों को इनको फॉलो करना चाहिए, इनके लिए मूल अधिकारों के तरह कोर्ट में नहीं जा सकते हैं, पर राज्य को इनका पालन करना जरूरी होता है। ठीक है, अब देखिए यहाँ पर कुछ अंतर है। एक तरीके से मौलिक अधिकार, नीति निर्देशक तत्व और हमारे मूल अधिकार में इनमें क्या क्या अंतर है। ठीक है, तो प्रकृति कैसी है, मौलिक अधिकारों की प्रकृति ऐसी है कि ये जस्टिसेबल है, कोर्ट में इनको एनफोर्स करा सकते हैं। नीति निर्देशकों को नॉन जस्टिसेबल है, कोर्ट में एनफोर्स नहीं करा सकते हैं। प्रेरणा कहाँ से आई थी, अमेरिकन बिल, जैसे कि मैंने आपको बताया था, हमने ये कॉन्सेप्ट लिया कहाँ से है, अमेरिका से लिया है। और इसको कहाँ से लिया है, कॉन्स्टिट्यूशन को आयरलैंड के संविधान से। ठीक है, आयरलैंड के संविधान। इसके बाद देखिए एप्लीकेबिलिटी के बारे में क्या क्या है, नेगेटिव ऑब्लिगेशन ऑन स्टेट, राज्य, और जबकि पॉजिटिव ऑब्लिगेशन ऑफ स्टेट की बात की रहा है। फिर बता रहा है स्टेट जब कॉन्फ्लिक्ट हो तब क्या होगा, पहले फंडामेंटल राइट को प्रायोरिटी दी जाएगी। उसके बाद क्या कहा गया है कि जो डायरेक्टिव प्रिंसिपल है उसमें आर्टिकल 39 BC और आर्टिकल 31 C से प्रोटेक्टेड है। ठीक है, फिर आर्टिकल्स कहता है कितने हैं, 12 से लेके 35 तक, ये 36 से लेके 51 तक है। सस्पेंशन की बात की रही, इमरजेंसी में आर्टिकल 20 ये हट जाता है, और ये क्या होते हैं, सस्पेंड नहीं होते, बने हुए रहते हैं, क्योंकि क्या होता है, इनका पालन करना राज्य का कर्तव्य होता है। अब लैंडमार्क केसेस कौन से हैं, फंडामेंटल राइट और डायरेक्टिव प्रिंसिपल से रिलेटेड। तो 1951 में स्टेट ऑफ मद्रास वर्सेस चंपाकन में कहा गया था कि डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स कैन नॉट ओवररेट फंडामेंटल राइट, फर्स्ट अमेंडमेंट पास। यहाँ पर क्या हुआ था, पहला संशोधन हो गया था, और उन्होंने कहा था कि फंडामेंटल राइट के ऊपर डायरेक्टिव प्रिंसिपल ओवररूल नहीं करेंगे। 9 कि भाई पार्लियामेंट नहीं कर सकती अमेंडमेंट फंडामेंटल राइट्स में। केशवानंद भारती ने कहा कि पार्लियामेंट कर सकती है अमेंडमेंट फंडामेंटल राइट में, लेकिन बेसिक जो स्ट्रक्चर है वो नष्ट नहीं होना चाहिए। 1918 में मिनर्वा मिल्स ने क्या कहा, बैलेंस करना जरूरी है फंडामेंटल राइट में और डायरेक्टिव प्रिंसिपल में, और ये क्या है, पार्ट ऑफ बेसिक स्ट्रक्चर है। ठीक है, फिर 19 क्वेश्चन के बाद में क्या कहा गया था स्टेट ऑफ आंध्र प्रदेश में कि आर्टिकल 21 इंक्लूड्स राइट टू एजुकेशन। आर्टिकल 21 में जो शिक्षा का अधिकार है वो भी शामिल है 86वें संविधान संशोधन, यानी कि 86वें संविधान संशोधन के बाद से। अब देखिए यहाँ पर रैपिड रिवीजन कर लेते हैं अब तक जितना पढ़ के आए हैं उसका। तो क्या बोल रहा है, संघ और राज्य क्षेत्र। सबसे पहले संघ और राज्य क्षेत्र था 1 से लेके 4 तक में। इंडिया यूनियन ऑफ स्टेट, पार्लियामेंट, न्यू स्टेट है आर्टिकल नंबर 3 में, और नो कंसेंट नीडेड। ठीक है, 5 से 11 में नागरिकता ये रखी है, 26 जनवरी 1950 से शामिल है इसको, कि 26 जनवरी 1950 से जो देश में था वो भारत का नागरिक माना जाएगा। ठीक है, और आर्टिकल 11 में कहा गया है कि पार्लियामेंट के पास पावर है इसमें नियम वगैरह बनाने की। आर्टिकल 12 से लेकर 13 बताते हैं स्टेट प्लस वर्ल्ड लॉ के बारे में। 14 से 18 बात करता है समता का अधिकार, इक्वलिटी, नो डिस्क्रिमिनेशन, पब्लिक एम्प्लॉयमेंट, अनटचेबिलिटी और टाइटल्स वगैरह के बारे में। 19 से लेकर 22 बात करता है स्वतंत्रता का अधिकार, 6 तरीके की स्वतंत्रताएं दे रखी है सिटीजन को है 19 के अंतर्गत। आर्टिकल 20 और 21 कहता है इमरजेंसी प्रोविजंस के बारे में, 21A कहता है शिक्षा के अधिकार के बारे में। 23 से 24 बात करता है शोषण के विरुद्ध अधिकार, फोर्स और चाइल्ड लेबर की बात की गई है। पार्ट 3 में कवर हो रहे हैं सारे के सारे। पार्ट 3 में धर्म की स्वतंत्रता है 25 से लेकर 28 में। प्रैक्टिस, मैनेज, नो टैक्स फॉर रिलीजन, नो रिलीजियस इंस्ट्रक्शंस। ठीक है, 29 से 30 कहता है सांस्कृतिक और शिक्षा का अधिकार। 32 से 35 में, 32 से 35 कहता है संवैधानिक उपचारों का अधिकार। सुप्रीम कोर्ट ने और हाई कोर्ट को इसमें पावर दी गई है। आर्टिकल 32 को संविधान की आत्मा कहा है BR अम्बेडकर ने। ठीक है, यहाँ पर 5 तरीके की रिट जो होती है, अगर मूल अधिकारों के लिए किसी को कोर्ट में जाना है तो वो याचिका के थ्रू जाता है, हाई कोर्ट में जा सकते हैं, सुप्रीम कोर्ट में जा सकते हैं, 5 तरीके की रिट चलती है। ठीक है, आर्टिकल 36 से 51 में कहा गया नीति निर्देशक तत्व। डायरेक्टिव प्रिंसिपल होते हैं, नॉन जस्टिकेबल होते हैं, 3 तरीके के होते हैं, सोशलिस्ट होते हैं, गांधीवादी होते हैं और उदारवादी होते हैं। आर्टिकल 44 बात करता है यूनिफॉर्म सिविल कोड की। आर्टिकल 50 बात करता है सेपरेशन की। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट देखिए,
39 बात करता है नीति के तत्व। 39A में कहा गया है निःशुल्क विधिक सहायता के बारे में। 40 में कहा गया है ग्राम पंचायतों के बारे में। 41 कहता है काम और शिक्षा सहायता पाने का अधिकार। 43 कहता है जीवन निर्वाह की मजदूरी। 44 समान नागरिक संहिता। 45 में कहा गया है बाल्यावस्था की देखभाल। 48 कहता है कृषि और पशुपालन। देखिए फास्ट रिवीजन कर रखे अब तक जितना कुछ पढ़ के आए उसका। 48A में पर्यावरण संरक्षण की बात की गई है। 50 कहता है न्यायपालिका का कार्यपालिका से पृथक्करण। 51 में कहता है अंतर्राष्ट्रीय शांति की बात। ठीक है, अब देखिए एग्जाम की स्ट्रेटेजी क्या है, यानी कि हमको एग्जाम से रिलेटेड क्या क्या चीजें याद करनी चाहिए। तो सबसे पहले देखिए इंपॉर्टेंट आर्टिकल कौन कौन से हैं। 14 से लेके 17 तक आ जाओ। सबसे पहले 14 से लेके 17 तक आ जाओ, इंपॉर्टेंट है। इसके बाद 19, 21, 21A और 22 आ गया। 32 से 44, 50 ये सब आ जाएंगे। इनको की याद करना है, बिल्कुल याद कर लेना है, रट लेना है। ठीक है, केस बेस्ड कौन से क्वेश्चन हो गए। केशवानंद भारती का केस आ गया, मेनका गांधी का केस आ गया, मिनर्वा मिल्स का केस आ गया, पुत्तू स्वामी का केस आ गया। इंपॉर्टेंट केसेस हैं। अमेंडमेंट कौन कौन से हुए हैं। 42वां संविधान संशोधन है। डायरेक्टिव प्रिंसिपल में हुआ है। सेक्युलर सोशलिस्ट शब्द जोड़े गए हैं। फंडामेंटल ड्यूटीज में चेंजेस आए हैं 44 में। 1978 में प्रॉपर्टी राइट वगैरह के बारे में खत्म किया गया, उसके बारे में बात किया गया है। 86वें संविधान संशोधन में 21A जोड़ा गया था, जो किसकी बात करता था, हमारे शिक्षा के अधिकार की। कीवर्ड्स कौन कौन से याद करने हैं। जस्टिकेबल यानी कि जो मूल अधिकार होते हैं वो क्या होते हैं, न्यायालय में प्रवर्तनीय होते हैं। जो नीति निर्देशक तत्व होते हैं प्रवर्तनीय नहीं होते हैं। बेसिक स्ट्रक्चर की बात करता है केशवानंद भारती। और गोल्डन रूल है 14, 21 और 19। 14 में क्या किया गया, समता की बात। 19 में स्वतंत्रता की बात और 21 में प्राण और दैहिक स्वतंत्रता की बात की गई। कंपैरिजन शॉर्टकट की बात करते हैं तो 32 क्या कहता है, सुप्रीम कोर्ट की रिट की बात करता है। 226 में हाई कोर्ट की रिट की बात की थी। 19 जो है वो नागरिकों को प्राप्त है। 21 क्या कहता है, सभी व्यक्तियों को प्राप्त है। अब क्या कह रहे हैं यहाँ पर, याद कैसे करोगे। फर्स्ट में हमारे टेरिटरी थी, सेकंड में हमारे सिटीजनशिप थी, पार्ट थर्ड में हमारे फंडामेंटल राइट थे, फोर्थ में डायरेक्टिव प्रिंसिपल है, 4A में ड्यूटीज हैं, 5वां पार्ट यूनियन का है और 6ठा पार्ट स्टेट का है। इस तरीके से फर्दर आगे आपको याद करने चाहिए। तो ये जो हमारी बात थी वो थी हमारे कॉन्स्टिट्यूशन के बारे में। कॉन्स्टिट्यूशन के बारे में बात थी। उम्मीद करती हूँ आपको ये लेक्चर अच्छा लगा होगा। अगर आपको ये लेक्चर अच्छा लगा है तो आपको इसको लाइक शेयर सब्सक्राइब करना है, अपने दोस्तों को हमारे साथ जोड़ना है। यह आपके लिए एक प्रयास है जिसके थ्रू क्या कर सकते हैं, आप ना केवल जुडिशरी की, JLO JDA की तैयारी कर सकते हैं, बल्कि उस हर कंपटीशन के एग्जाम की तैयारी कर सकते हैं जिसमें भारत का संविधान आता है। एक क्विक रिविजन है जिससे कि क्या होगा, आपकी जो पढ़ाई होगी उसको गति मिल जाएगी। तो आपको इसको लाइक शेयर सब्सक्राइब करना है, दोस्तों के साथ जोड़ना है। इसी तरीके के लेक्चर्स के लिए हम मिलते हैं अपनी नेक्स्ट क्लास में। और अगर आपको APO से रिलेटेड प्रॉब्लम है कि भाई हमको नोट्स परचेज करने हैं तो हम किस तरीके से करें, तो डीलॉ लर्निंग ऐप डाउनलोड करनी है। 500 का कोर्स है, 500 रुपये में आपके नोट्स अवेलेबल हो जाएंगे। बहुत रीजनेबल अमाउंट है, कोई बड़ा अमाउंट नहीं है। आप नोट्स खरीद सकते हैं, PDF निकाल सकते हैं और अपनी स्टडी कर सकते हैं। उन व्यक्तियों के लिए जो कोर्स परचेज नहीं कर सकते हैं, जिनको वीडियोस वगैरह देखने का टाइम नहीं है, तो आप APO का नोट्स वगैरह ले सकते हैं। मिलते हैं एक नए लेक्चर के साथ। थैंक यू सो मच।